दोस्तों ये सीन जो आप देख रहे हो ये दिल्ली मेट्रो का है, जिसमें हर दिन की तरह लोग अपनी 9 to 5 की जॉब कंप्लीट करके घर वापस जा रहे हैं। मतलब ऑफिस आने के लिए स्ट्रगल करने से लेकर काम खत्म करके घर जाने के लिए भी इन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये सिर्फ दिल्ली मेट्रो की ही कहानी नहीं है, बल्कि मुंबई लोकल और इंडिया की दूसरी सिटीज में तो इससे भी बुरा हाल है। मिडिल क्लास लोगों का ये स्ट्रगल उनकी 20 से ही शुरू हो जाता है और उनके रिटायरमेंट तक चलता रहता है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यह है रितेश, ये 20 साल का है। रितेश ने कुछ महीने पहले ही अपना कॉलेज कंप्लीट किया और कॉलेज कंप्लीट करते ही उसको एक जॉब मिल गई। ये जॉब उसको काफी डिसेंट सैलरी दे रही थी, जिससे वो अपने उन सारे सपनों को पूरा कर पा रहा था जो वो कॉलेज टाइम में देखता था। जॉब लगने के कुछ टाइम बाद ही उसने 43 इंचेस का स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब कुछ खरीद लिया। फिर जब रितेश के ये सारे छोटे शौक पूरे हो गए तो एक दिन उसने सोचा कि मेट्रो से ऑफिस जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, 2 व्हीलर ले लेता हूँ, इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। तो उसने EMI का फायदा उठाया और एक बाइक भी ले ली। रितेश की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बॉस ने उसकी ये मेहनत देखकर उसको जल्दी प्रमोशन दे दिया और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। अब रितेश को लगने लगा कि जिस घर में वो रहता है उसका स्पेस थोड़ा कम है और ये बना हुआ भी ठीक नहीं है। तो अब उसने क्या किया, उसने इस घर को बेचकर प्लस होम लोन उठाकर एक नई जगह पर अलग घर बनवा लिया। फिर एक दिन रितेश जब अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था तो उसका एक कलीग था जो उसको रास्ते में मिल गया। रितेश ने उसको भी बाइक पर बिठा लिया और दोनों साथ ही ऑफिस गए। ऑफिस पहुंचकर उसके कलीग ने उससे ये कहा, भाई बुरा मत मानना यार, तुम इंजीनियर की पोस्ट पर हो जो यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ी पोस्ट है, पर फिर भी आप ऐसे बाइक पर आते हो तो इम्प्रेशन नहीं बनता। अगर तुम एक कार यहाँ पर लेकर आओगे तो देखना कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी तुम्हारी। रितेश को भी अपने कलीग की बातें थोड़ी वैलिड लगी। फिर अगले 1 महीने के अंदर ही उसने अपनी बाइक बेची और फैमिली की बचत के सारे पैसों से वो एक टोयोटा कार खरीद लाया। यहाँ तक भी आपको लग रहा होगा कि यार ये कितना लकी है कि इसको इतनी अच्छी जॉब मिली और उसी के दम पर ये बंदा अपनी सारी विशेष पूरी कर रहा है। बट इन विशेष के चक्कर में अब उसको ये पता नहीं चल रहा कि वो एक रैट रेस में फंस चुका है। अब उसने अपने चारों तरफ से कई गुना खर्चा बढ़ा लिया और इसके लिए अब उसको काम करते ही रहना पड़ेगा। अब तो उसको इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल सके, क्योंकि अगर वो छुट्टी लेता तो उसकी सैलरी कट जाती और अगर सैलरी कट जाती तो उसको लोन चुकाने में दिक्कत होती। इन शुरुआती इच्छाओं के चक्कर में वो एक ऐसी रैट रेस में एंटर कर चुका था जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। यह भी तो वो अपने बुढ़ापे तक जाकर है। रितेश की लाइफ को आप में से कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो, हो सकता है हर किसी को रितेश की तरह टीवी, फ्रिज ये सब नहीं चाहिए, पर लोगों के कई अलग और भी बहुत शौक होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। देन फिर जैसे ही उनका एक शौक पूरा हो जाता है, देन उसके तुरंत ही बाद फिर दूसरा आ जाता है जिसे पूरा करने के लिए वो फिर से बहुत मेहनत करते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस साइकिल को रैट रेस का नाम दिया है। इसमें आप दूसरों से नहीं अपने आप से कम्पीट करते हो, क्योंकि इसमें आपके डिजायर्स खत्म ही नहीं होते। आप एक डिजायर पूरा करके सोच भी लो कि अब आप इससे बाहर आ जाओगे, बट तभी अचानक से एक दूसरा डिजायर अपने आप ही पैदा हो जाएगा। यही रीजन है कि 99% लोग इस रेट रेस में फंसकर ही अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम और रेट रेस का असली डिफरेंस समझ में आया आपको। मुंबई के रहने वाले सुमित और हेमा जब कॉलेज में थे तो दोनों उस टाइम एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते। इन दोनों को ही बिजनेस के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। इसी वजह से कॉलेज में इन दोनों की क्लासेस भी सेम थी। वो साथ में घूमते फिरते, पार्टीज करते और अपना मैक्स टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते। कॉलेज के बाकी बच्चों की तरह इनको भी पता नहीं चला कि कब इनका कॉलेज खत्म हो गया। ग्रेजुएशन के बाद इन दोनों के ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, पर स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए पैसे न होने की वजह से उनको एक जॉब करनी पड़ती है। पहले कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि महीने में एक दिन तो वो जरूर मिलेंगे और अपना पूरा महीना डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर वैसा ही हुआ। वो हर महीने मिलते और अपनी लाइफ, कमाई, बचत, खर्चे सब कुछ डिस्कस करते। कुछ टाइम के बाद सुमित की शादी हो गई। जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से सुमित को अपने काम में थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ गया और इसका उसको कुछ टाइम बाद प्रमोशन पाकर फल भी मिल गया। सुमित के पास एक सेकंड हैंड कार थी, बट उसका दिल तो अब उसे छोड़कर एक बड़ी गाड़ी लेने को किया। उसको ये फील हुआ कि ऑफिस का डिपार्टमेंट हेड एक सेकंड हैंड कार चलाते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता है, इसलिए उसने एक नई कार निकलवा ही ली। फिर कुछ टाइम बाद सुमित की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और दिल खोलकर खर्चे किए, जिससे उसके एक्सपेंसेस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब उसके घर वाले उसे ज्यादा उम्मीदें लगाने लगे। उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती वो सुमित से ही खर्चे निकलवाते और वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता था क्योंकि वो खुश रखना चाहता था अपनी फैमिली को।
अब यहाँ पर आकर सुमित को और ओवर टाइम करना पड़ गया और टाइम ना होने की वजह से उसने अब हेमा से भी मिलना बंद कर दिया। वो पूरी तरह से अपनी निजी लाइफ से कट ऑफ हो गया। उसका डेली रूटीन अब ऑफिस जाना, वहाँ जाकर ओवर टाइम करना, लेट नाइट वापस आने के बाद सिर्फ 5 घंटे नींद ले पाना, देन तनख्वाह मिलने पर एक तो घर के खर्चे पूरे करना और बाकी EMIs में निकाल देना। इनडायरेक्टली अब सुमित भी पूरी तरह से एक रेट रेस में फंस चुका था। उसे अपने घर का लोन चुकाना था, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे भी जोड़ने थे, घर वालों की डिमांड भी पूरी करनी थी और सबको खुश रखना था। इन्हीं सब चक्करों में वो फंस कर रह गया। कई बार उसने ट्राई किया कि वो कुछ पैसे बचा ले, क्योंकि आखिर सपना तो उसका यही था कि उसको बिजनेस करना है, पर खर्चे और डिमांड तो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी। बट हेमा की अगर बात करें तो यहाँ बिल्कुल ही अलग सिचुएशन थी। हेमा ने भी स्टार्टिंग में एक जॉब ही पकड़ी, लेकिन उसको ये अंदाजा था कि एक टाइम पर उसका हाल भी सुमित जैसा ही हो सकता है। इसीलिए उसने पहले अपने घर वालों को सब खुलकर बताया। उसने कहा कि वो जॉब पर सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए लग रही है, असली सपना उसका बिजनेस करने का है, जिसका प्लान भी उसने बनाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आप लोग इसमें मेरा साथ दें और खर्चे देखभाल कर करें। इस बात को फैमिली वालों ने समझा और फिर ज्यादा डिमांड्स नहीं की, जिस वजह से हेमा ने अपनी जॉब में काफी पैसा बचा लिया। वहीं ऑफिस के अंदर हेमा का एक फ्रेंड था जिसको उसने अपने बिजनेस का सारा प्लान बता रखा था और वो उसका पूरा साथ भी देता था। दोनों एक दूसरे को इतने सपोर्टिव देखकर रिलेशनशिप में आ गए। फिर कुछ टाइम बाद शादी का नंबर हेमा का भी आ गया एंड उसी लड़के से उसने शादी की जो रिलेशन में था उसके साथ। दोनों में एक खूबी थी कि दोनों की टॉलरेंस पावर काफी अच्छी थी। उन दोनों ने जब तक वो बिजनेस के लिए कैपेबल नहीं हो गए कोई खास डिमांड नहीं रखी। उनको ये भी मालूम था कि कई बार हम फालतू के खर्चे दूसरों के कहने पर कर देते हैं। इसी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं रखा किसी से, और अगर उनसे मिलकर कोई ये कह भी देता कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए तो उनकी बातों को वो सीरियस ही नहीं लेते। कुछ साल लगे पर आखिर में उन्होंने एक इनफ फंड अपने बिजनेस के लिए तैयार कर लिया। हेमा का ड्रीम एक रेस्टोरेंट खोलने का था, जिसकी लोकेशन, स्पेशल फूड्स, मार्केटिंग, सबका प्लान उसके पास तैयार था। उसने अपने हस्बैंड के साथ इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। बट इस दौरान उसको ये फील हुआ कि शायद ये पैसा भी कम पड़ जाएगा, तो हेमा के हस्बैंड ने अपने अकाउंट से बिजनेस लोन उठा लिया। अब क्योंकि वो लोन उनके काम में लगने वाला था तो वो गुड लोन था उनके लिए। स्टार्टिंग में कुछ चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हुई और कुछ चेंज करनी पड़ी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को स्टेबल कर लिया। अब उनके रेस्टोरेंट में लगभग 5 लोग काम कर रहे थे और ये 5 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। एंड उन दोनों के पास ये फ्रीडम थी कि अब अगर वो रेगुलरली यहाँ पर ना भी आए तब भी उनका काम चलता रहेगा, क्योंकि उनका काम अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुका था। तो यहाँ एक तरफ सुमित है जिसने शुरुआत में तो बहुत मजे लिए पर अपनी पूरी लाइफ के लिए अब फंस गया। वहीं दूसरी तरफ हेमा, जिसने शुरू में ही सब कुछ क्लियर करके रखा। उसने अननेसेसरी डिमांड्स ना तो अपनी फैमिली के अंदर जागने दी और ना खुद के अंदर जगाई, और बिजनेस के ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने खूब स्ट्रगल किया। देन हेमा के स्टार्टिंग के स्ट्रगल ने उसको रेट रेस से बचा लिया। आई नो आप में से मैक्सिमम लोगों ने खुद को सुमित की लाइफ से रिलेट किया होगा। कोई रेयरली ही ऐसा होगा जिसने हेमा जैसी लाइफ देखी हो। इसी वजह से हेमा जैसे लोग 1% में आते हैं और सुमित जैसे 99% में। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल जॉबर्स में से 60% लोग अपनी जॉब से खुश तक नहीं है। मतलब इंटरेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ मजबूरियां वजह बनी हुई है। और ये तो फिर भी इंडिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में की गई कुछ ही लोगों की स्टडी है। अगर इसमें और भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को लिया जाएगा तो डेफिनेटली ये परसेंटेज और भी कई ज्यादा होगा। देखो, रेट रेस के जो बीज है ना, वो हमारे कॉलेज से ही उगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सुमित की तरह हर लोअर और मिडिल क्लास इंसान अपने कॉलेज डेज में ही यही सोचता है कि वो ग्रेजुएट हो जाने के बाद बहुत पैसे कमाएगा, अपनी फैमिली को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, घर खरीदेगा, बड़ी कार लेगा, महंगा वाला फोन लेगा, वगैरह वगैरह। और इन सब ड्रीम्स को बहुत जल्दी पूरा करने के चक्कर में वो शिकार हो जाते हैं इस रेट रेस के। एंड आखिर में आकर वो इतना थक जाते हैं कि वो अपना ड्रीम पूरा करना तो दूर, अकेले टाइम बिताने के लिए भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सुमित और हेमा की कंबाइंड स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझो कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे इसके डॉट्स कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी वजह से ही होता है। आपको एक रेट रेस में फंसाने में ज्यादा बड़ा रोल दूसरों का होता है। पर ठीक है, इस रेट रेस को तो हमने समझ लिया, पर अब इससे बाहर कैसे निकलें? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम पहले ही खुद को तैयार कर लें? वेल हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं तो हम इससे बचा सकते हैं खुद को। सबसे पहले तो एक रेट रेस और फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। रेट रेस वो होती है जहां पर पैसा कमाने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, और वो एक ऐसा काम है जो आप मजबूरी में कर रहे हो, ना ही आपको उस काम में मजा आता और ना ही मन लगता।
एंड फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जहाँ पैसा कमाने के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसी रेट रेस में कोई जानबूझकर तो नहीं जाना चाहेगा। सो इसीलिए अब मैं आपको जो स्टेप्स बताने जा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप 1, फाइंड योर व्हाई। पहले तो ये क्लियर करो कि इस रेट रेस से आप बाहर क्यों आना चाहते हो, इसकी मेन वजह क्या है, आपको क्या चीज परेशान कर रही है कि आप मजबूर हो गए हो। क्या आपके ऊपर लोन बढ़ रहा है, क्या आपको सैलरी कम मिल रही है, क्या आपको आपकी जॉब में रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, क्या आपकी इस काम में दिलचस्पी ही नहीं है। इनमें से जो भी रीजन है आपका, पहले उसे क्लियर करो। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप क्यों बाहर आना चाहते हो यहाँ से, तो इसे बाहर आने के बाद भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। स्टेप 2, कैलकुलेट हाउ मच मनी एंड टाइम यू नीड। मानकर चलते हैं आपके पास रेट रेस से बचने का एक रीजन है, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको कितना टाइम और कितने पैसों की जरूरत है। ये टाइम और पैसे इतने हो कि इस रेट रेस से बाहर निकलने के बाद आपको ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 20-25 साल चाहिए होंगे और साथ में करोड़ों का फंड बन जाना चाहिए होगा। ऑब्वियसली ये पैसा और टाइम कम ही होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली कितना है आपको ये कैलकुलेट करना है। स्टेप 3, कट आउट योर एक्सपेंसेस। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप बाहर का खाना पीना ही बंद कर दो। कहीं कुछ थोड़ा बाहर खरीदने का मन करे तो आप मन मार कर रह जाओ। आप बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होने से बचो। चीजें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी जरूरत के लिए खरीदो। और अगर आपको लगता है कि आपका काम किसी सस्ते प्रोडक्ट में चल जाएगा तो सस्ता ही बाय करो। आप इग्नोर करो कि लोग क्या कहेंगे आपको। वो एक टाइम तक ही आपको नोटिस करेंगे और फिर बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। बिलीव करना, ये एटीट्यूड आपका बहुत पैसा सेव कर लेगा। स्टेप 4, प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट। पहले स्टेप में आपको पता चल गया है कि आप क्यों रेट रेस से बाहर आना चाहते हो। तो उसमें से अगर आपका रीजन ये है कि आपको खुद का कुछ करना है, तो अब टाइम आ गया है कि उसके बारे में आप सीखना शुरू कर दो। पहले ही उसकी प्रिपरेशन करके रखो ताकि टाइम खराब ना हो आपका। हेमा अपनी जॉब के दौरान अपने बिजनेस के बारे में भी सीख रही थी। वो हर पॉसिबल जानकारी इकट्ठा कर रही थी ताकि वो सही से एग्जीक्यूट कर पाए उसको, और इसका फायदा उसको आगे चलकर हुआ भी। तो लगभग यही सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। माइंड में ये बात पहले ही रखो कि ओवर टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड जॉब से आने के बाद सीखने के लिए एक इनफ टाइम बचा कर रखो। स्टेप 5, हैव सम एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपका ये नया काम ऐसा है कि यहाँ पर आपको फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो नॉलेज और फंड पूरा हो जाने के बाद जॉब पर रहकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। ये काम फ्रीलांसिंग हो सकता है, ऑनलाइन सेलिंग हो सकता है, या कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। बट अगर आपका काम ऐसा है जहाँ आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, तो इसके लिए तो पूरी तैयारी आपको रखनी ही पड़ेगी। देन एक बार फिर वो नॉलेज और फंड पूरा हो जाए, तो अब आप इस रेट रेस से बाहर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। स्टेप 6, कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक रेट रेस से बाहर निकलने के लिए अपनी जॉब छोड़ते हैं और दूसरी रेट रेस में फंस जाते हैं, जहां पर वो काम तो अपना करते हैं पर कोई ग्रोथ नहीं होती उनकी। आपके साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको रुकना नहीं है एक जगह पर। पहले ही ये मेक श्योर कर लेना कि जो बिजनेस आपने डिसाइड किया है वो स्केलेबल हो, मतलब कि उसको अलग लोकेशन पर भी किया जा सकता हो। अगर आपका ऐसा ही कोई बिजनेस प्लान है, तो आपको फिर इस रेट रेस से बाहर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक टाइम के बाद जब आप खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं करोगे, कोई बोरियत फील नहीं होगी आपको, आपकी इनकम आपको सेटिस्फाइड करके रखेगी, तो बस उसी टाइम समझ जाना कि इस रेट रेस से आप पूरी तरह से बाहर आ चुके हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने मिला होगा। अगर यस, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इस टॉपिक पर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये भी जानना है कि मिडिल क्लास के आगे न बढ़ पाने की और कौन कौन सी वजह है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो आ रही है आप यहाँ क्लिक करके जान सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।